हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं वेरी इंथुजियास्टिक के साथ, एक्साइटमेंट के साथ कंप्लीट रीजनिंग मॉड्यूल्स को। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट रीजनिंग कवर करने वाले हैं। हालांकि देखो, ये जो पूरा एनालॉजी वाले क्लास हैं ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, जो एनालॉजी वाले क्लास हैं इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट का जो है, काफी लोगों में से जो है मैसेज आए हुए हैं कि पूरा बिल्कुल जो है जीरो से यहाँ पे स्टार्ट करना है, बेसिक्स टू एडवांस कवर करना है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्लस जितना भी कमेंट किए हो, ठीक है, क्लासेस में जो रीजनिंग के क्लासेस में जितना भी कमेंट किए हो सबको ध्यान में रखें। हर एक पॉइंट को, हर एक लेवल को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी पहला क्लास होगा, एनालॉजी का क्लास होगा। ट्रस्ट करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। गारंटीड इतना है कि यहाँ पे पूरा बेसिक्स टू कवर करेंगे, बेसिक्स टू एडवांस कवर करेंगे। सिंगल डाउट भी यहाँ पे नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस होके सीट बेल्ट बांध के बैठ जाओ। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये पहले बात तो कोई सीरीज या फिर मूवी नहीं चल रहा है ना, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अगर मैं अपने तरफ से 100% इफर्ट लगा रहा हूँ तो आप लोग का भी जिम्मेदारी है। ठीक है, थोड़ा सा 100% यहाँ पे अपना भी जो है इफर्ट लगाना, क्योंकि ये जो क्लास होगा इसमें थ्योरी तो कवर करने ही वाले हैं, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी कवर होगा। तो प्रैक्टिस अगर साथ ही साथ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इससे समझ भी आएगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स बस को ध्यान में रखना। कॉपी पेन अगर अच्छे से इस क्लास का अगर 100% यूटिलाइजेशन लेना चाहते हो तो कॉपी पेन बस लेके बैठना और प्रैक्टिस करना, साथ ही साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि पूरा हर एक लेवल का कंटेंट यहाँ पे रखा हुआ है। और क्वेश्चंस को देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि हर एक क्वेश्चन पूरा सिमिलर टाइप के बन रहा है, फिर एग्जाम में पता चल रहा है कि कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया तो फिर बन नहीं रहा है। हर एक लेवल को सोच के रखें, है ना। अगर एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर लेवल को हाई करते हैं तो कहां से लेवल को हाई करेगा, हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। क्वेश्चंस को भी देखोगे तो पहला क्वेश्चंस को करोगे, सेकंड क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं। और वैसे क्वेश्चन एफकेट में पूछे जाते हैं, और मैं ये चाहूंगा कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाना चाहिए। बाकी स्टार्ट करते हैं, ये तो कुछ इंफॉर्मेशन देना था। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। बाकी इस क्लास का जो पीडीएफ है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद ये जो क्लास कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद जो है एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा पूरा इसी टॉपिक के, जो कि पूरा एफकेट ओरिएंटेड है, तो उसको भी सॉल्व करना। इस क्लास के बाद उस पीडीएफ को सॉल्व करना, प्रैक्टिस सीट को फिर जो है हॉलिस्टिकली वे में प्रिपरेशन हो जाएगा, कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इस लेवल का कंटेंट है, कहीं पे भी जो है भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस दो चीज यहाँ पे करना, क्लास कवर करो, क्लास में प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद जितना टेस्ट लगा सकते हो उतना जो है पीडीएफ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करो। देखो, एक्चुअल में जो है एनालॉजी किसको बोलते हैं, है ना, पूरा बेसिक्स टू एडवांस लेके चल रहे हैं। पहले बात, अगर कोई भी कुछ भी चीज अगर एनालॉजी के बारे में पता होगा तो उसको थोड़ा सा साइड करना, क्योंकि साइकोलॉजी भी यही बोलता है, अगर बेसिक्स टू कवर करोगे तो ज्यादा यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल होता है। एनालॉजी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, एनालॉजी में नॉर्मली अगर अंडरस्टैंडिंग के बेस में देखोगे कि एक पैटर्न पहचानना है, बस एक पैटर्न को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वही का नाम है एनालॉजी। नॉर्मल सिंपल सा टर्म बता रहा हूं, हमें यहाँ पे पीएचडी तो नहीं करना है, नॉर्मल सिंपल सा टर्म यही होता है एनालॉजी। हिंदी में इसको सादृश्यता ऐसे कुछ नाम से बोलते हैं। तो जो पैटर्न पहचानना है, अब यही पैटर्न सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम होता है। यही पैटर्न जो है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम होता है कि पैटर्न बनेगा तो बनेगा कैसे, ये तो समझना है, पैटर्न बनना कैसे है और किस तरीके से बनेगा, ये सब पता चलेगा जब क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे तो, और कंटिन्यू करने के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब पता चलेगा। लेकिन देखो, एनालॉगी में मेजोरिटी जो है 2-3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। टाइप वाइज भी कवर करेंगे, मिक्स टाइप भी कवर करेंगे। 2-3 टाइप है जो कि सबसे ज्यादा एनालॉगी में पूछे जाते हैं। एक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अल्फाबेट एनालॉगी पूछते हैं, और अल्फाबेट एनालॉगी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना। अल्फाबेट एनालॉगी सबसे ज्यादा क्वेश्चन में देखने को मिलता है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्फाबेट एनालॉगी है। इसके बाद जो है सेकेंड टॉपिक जो क्वेश्चन आते हैं वो है नंबर एनालॉगी।
नंबर एनालॉजी के बेस में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है वर्ड बेस्ड एनालॉजी, वर्ड बेस्ड एनालॉजी। उसके बाद जो है नॉर्मली मिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कवर करेंगे। तो टोटल यही टॉपिक्स हैं जिसको यहाँ पे कवर करना है, इस क्लास में कवर करना है। थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा हो सकता है क्योंकि अब बेसिक्स टू एडवांस कर रहे हैं, पूरा फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा, है ना। मैं पहले से बता रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि बेसिक्स टू एडवांस जाओगे तो हर एक पॉइंट को बताना है तो टाइम लगेगा। बाकी आप कमेंट ऐसा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, शॉर्ट ही रखेंगे। इतना रखेंगे कि ऐसा भी नहीं कि जो है बहुत ही लंबा लंबा जा रहा है, ऐसा नहीं, नॉर्मल ही रखेंगे। तो यही कुछ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप वाइज कवर करेंगे। सबसे पहला जो टाइप कवर करने वाले हैं वो है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी के बेस में जो है कुछ क्वेश्चन पूछते, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन सबको पता है, और ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो एनालॉजी का होता है वो यही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी पूरा जो है पीपीटी रखा हुआ ये वाला, ये सब है, टेंशन नहीं लेना है ना, कोई यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है। हर एक पॉइंट को ध्यान में रखा हूं कि कहाँ पे फंस सकते हो, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, टाइप वाइज कवर करेंगे तो टाइप वाइज में बहुत बेसिक्स टू एडवांस होगा, है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल से क्या होता है पता है, कि हमें क्या करना होता है कि ये जो काउ लिखा हुआ है और ये काल्फ लिखा हुआ है, बस दोनों को ध्यान से देखो। अब ये जो क्वेश्चंस का जो है लेंथ बढ़ा सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिंपल से ये मतलब है कि ये जो काउ लिखा हुआ है और ये काल्फ लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आ रहा है, क्या लॉजिक लग रहे हैं। ये जो एनालॉजी है पूरा लॉजिक सबसे ज्यादा इसमें काम आएगा। एक पैटर्न जो पहचानना है, बोला था ना पहले ही क्लास के स्टार्टिंग में कि एनालॉजी का मतलब होता है पैटर्न फाइंड आउट करना है। इसमें बस ये समझो कि ये जो काउ और कॉल्फ है इसमें एक्चुअल में पैटर्न क्या फाइंड आउट हो रहा है। अगर ये पैटर्न समझ आ गया तो गोट के रेस्पेक्ट में भी निकाल लेंगे। बताओ, जैसे कि अगर काउ है तो काउ का जो यंग स्टेज होता है उस यंग स्टेज को क्या बोलते हैं, काल्फ बोलते हो। काउ का जो यंग स्टेज होता है उसको काल्फ बोलते हैं। सेम पैटर्न में जो गोट लिखा हुआ है तो गोट का यंग स्टेज को क्या बोलते हो, बताओ तो। गोट का यंग स्टेज को क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं। पपी तो जो है डॉग का हो गया, ठीक है, तो किड बोलते हैं। समझ आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज समझना, काउ को जो है यंग स्टेज बोल रहे हो, काउ का रिलेट काल्फ से कर रहे हो, तो रिलेटेबल जो है इसी पैटर्न में करना। ऐसे अब देखो डाउट हो सकता है कि हम लोग काल्फ से काउ को तो रिलेट कर सकते हैं, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी बन सकते हैं ना, कि जो है काल्फ को काउ से रिलेट कर लो। देखो काल्फ से जो है काउ को रिलेट कर सकते हो, है ना, काल्फ को जो है काउ से रिलेट कर सकते हो, लेकिन जब बारी आई यहाँ पे तो इसके लिए जो है 4 ऑप्शन देखना पड़ेगा। अब 4 ऑप्शन देखोगे, फिर यहाँ पे प्लेस करोगे, फिर गोट के साथ लिंक करोगे, उससे अच्छा सिंपल सा टेक्निक अप्लाई करो ना। सिंपल सा टेक्निक ये अप्लाई करो कि काल्फ से सीधा, सॉरी काउ से सीधा काल्फ को रिलेट कर लो। रिलेट करना है काउ से काल्फ क्या लगता है, इस तरीके से जो है पहला को ये पहला मान लो, ये जो है सेकंड मान लो, तो पहला जो है सेकंड के साथ किस तरीके से रिलेट कर रहा है, बस वैसे ही रिलेट जो है गोट के रेस्पेक्ट में करना। जो ऑप्शन सही होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ रहा है। इजिएस्ट टॉपिक है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, और मेजोरिटी जो है किसी को दिक्कत नहीं होता इसमें। जैसे कि देखो ये जो पिच लिखा हुआ है, तो पिच और क्रिकेट है, पिच और क्रिकेट किस तरीके से रिलेटेबल है, पिच है और क्रिकेट जो है ये किस तरीके से रिलेटेबल है। पिच किसको बोलते हो, अब ये जो टर्म आ रहा है ना, जैसे कि पिच हो गया, फिर उसी के तरीके से आता है जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, तो कार्डियोलॉजिस्ट का दे देंगे कि हार्ट से बिलोंग करेगा, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट को बोल देंगे कि स्किन से बिलोंग करेगा, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट को बोल देंगे कि और अदर फील्ड हो गया, है ना, पार्ट्स हो गया बॉडी का, वहां से बिलोंग करते हैं। तो इसको हमें कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट दे दूं, जैसे कि ये ओम दे दूं, तो ओम का जो है रिलेटेबल किससे होगा, तो ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी को यहाँ पे पता करने के लिए क्या है कि इस तरीके से पूरा वर्ड लिखा हुआ है। जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट किससे बिलोंग करते हैं, हार्ट से, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट को जो स्पेशलिस्ट होता है, किसका स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है। सेम जो है ऑर्थोपेडिस्ट हो गया जो कि बोन का स्पेशलिस्ट है ना, सॉइल का स्पेशलिस्ट पेडोलॉजिस्ट को बोलते हो।
फंगी का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको माइकोलॉजिस्ट बोलते हो। तो ये ऐसा वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और बार बार जो है एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। बहुत बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्योंकि होगा ना कि जैसे कि यहाँ पे काउ दे दिए और क्रॉ दे दिए, जैसे कि ये जो है यहाँ पे कॉक लिखा हुआ है और क्रॉ लिखा हुआ है। अब एक समय के लिए ये जो टेबल है इस टेबल को भूल जाओ। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो है कॉक और क्रॉ किस तरीके से रिलेटेबल है। अगर इसके बारे में नहीं पता होगा तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स होगा। तो उसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये है कि जो टेबल है, जैसे कि हमें ये पता है कि जो कॉक एनिमल होते हैं उसका साउंड क्या होता है, क्रो होता है। तो हम लोग यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे, है ना, एक एस्टिमेशंस कर लेंगे कि कॉ का जो साउंड होता है, जो कॉ का साउंड होता है, कॉक बोल लो, कॉ का जो साउंड होता है उसको क्रो बोलते हैं। सेम जैसे कि स्नेक हो गया, स्नेक के द्वारा जो साउंड निकालते हैं वो हिस निकालते हैं। अब यहाँ पे रिलेट करने बोल देंगे कि जो स्नेक हैं और यहाँ पे जो हिस हैं वो किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, दोनों स्नेक और हिस किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। तो दोनों का जो रिलेशन है वो किससे है, साउंड से है, क्योंकि जो स्नेक है उसका जो साउंड निकाले जाते हैं वो हिस निकालते हैं। समझ रहे हो। तो ये तो नॉर्मली साउंड के बेस में हो गया, जैसे कि डक का क्वेक हो गया, फ्रॉग का जो है क्रॉक हो गया, है ना, ऑल का हुट हो गए। तो इस तरीके से साउंड के बेस में भी जो है क्वेश्चन बनते हैं, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से बनते हैं, साउंड वाला और ये सब्जेक्ट वाला। फिर जैसे कि मेल और फीमेल में है कि जो डॉग है तो डॉग का फीमेल नेम क्या होता है, बीच होता है। जूसे बुल का हो गया, काऊ हो गया। उसके बाद स्टेक का जो है डो हो गया, नेफ्यू का नाइस हो गया, हॉर्स का मेयर होते हैं। तो एटलीस्ट ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि जो लॉयन है तो लॉयन का जो ड्वेलिंग प्लेसेस होता है, जो हाउसिंग प्लेसेस होता है उसको डेन बोलते हैं। हॉर्स जहाँ पे रहते हैं उसको स्टेबल बोलते हैं। किंग जहाँ पे रहते हैं पैलेस बोलते हैं। स्पाइडर जहाँ पे रहते हैं उसको वेब बोलते हैं। बर्ड जहाँ पे रहते हैं उसको नेट्स बोलते हैं, नेस्ट बोलते हैं। उसी तरीके से स्किमो जहाँ पे रहते हैं इसको इग्लू बोलते हैं। समझ पा रहे हो। तो ये जो वर्ड है ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब ये इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि हाइग्रोमीटर है, तो हाइग्रोमीटर किसको बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली बोल दूं कि जो हाइग्रोमीटर है ये हाइग्रोमीटर रिलेट कर रहे हैं ह्यूमिडिटी से, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि जो हाइग्रोमीटर और ह्यूमिडिटी कैसा रिलेट कर रहे हैं, बता पाओगे। हाइग्रोमीटर जो है ये ह्यूमिडिटी से कैसा रिलेट कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी को जो है या फिर हाइग्रोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ह्यूमिडिटी को बताता है। समझ पा रहे हो। हाइग्रोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ह्यूमिडिटी को बताते हैं। सेम इसी तरीके से सिस्मोग्राफ हो गया जो कि अर्थक्वेक का इंटेंसिटी को बताते हैं। बैरोमीटर हो गया जो कि प्रेशर को बताते हैं। अमीटर हो गया ये करंट को बताते हैं। स्पीडोमीटर स्पीड को बताते हैं। बैलेंस हो गया जो कि मास को बताते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ है इस वर्ड से क्या समझ आ रहा है। अगर कोई डिफरेंट वर्ड आ गया या फिर थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी वाले वर्ड आ गए, जैसे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, है ना, स्टडी के बेस में जो है अगर क्वेश्चन आ गए तो ये टेबल बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ये टेबल जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। प्लस जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस सीट जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड है, तो जब उसको प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे टोटल 190 एमसीक्यू है। अब बताओ यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाओगे प्लस 190 एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो इतना तो गारंटीड हो जाएगा कि एनालॉजी से एक क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं छूटेगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा पूरा एनालॉजी से कर लोगे, इतना तो गारंटेड है। तो कितना सॉल्व करोगे तो मोर देन सफिशिएंट होता है सॉल्व करने के लिए। समझ पा रहे हो। तो ये वाला जो वर्ड है ये सबको याद रखोगे। जैसे कि बांग्लादेश हो गया तो इसका कैपिटल ढाका है, इसका जो करेंसी होता है उसको टाका बोलते हैं। ईरान का जो है कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है बागदाद है, उसका कैपिटल जो करेंसी होता है उसको दिनार बोलते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ईरान और इसके साथ लिख रहा हूं दिनार, अब ये मैं पूछ रहा हूं कि जो ईरान है ये दिनार के साथ कैसा रिलेट करेगा। जो ईरान है ये दिनार के साथ कैसा रिलेट कर रहे हैं, ये जो है करेंसी के फॉर्म में रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो ईरान है तो ईरान का जो करेंसी होता है उसको दिनार बोले जाते हैं। ईरान का जो करेंसी होता है उसको दिनार बोलते हैं। समझ पा रहे हो। तो ये जो है रिलेटेबल पूरा टेबल रखा हुआ है। उसी तरीके से जैसे कि पिच और क्रिकेट है ना, सेम टेबल से ही हम मिल जाएगा। पिच और क्रिकेट है तो पिच वह एरिया है, पिच वह एरिया है जहां पे क्रिकेट खेलते हैं।
समझ पा रहे हो? पिच जो है वह एरिया है जहां पे क्रिकेट खेलते हैं, उसी तरीके से एरेना जो है एक एरिया है, इसमें क्या खेले जाते हैं बताओ। ये लॉजिक है। पिच एक एरिया है जहां पे क्रिकेट खेलते हैं, उसी तरीके से एरेना भी एक एरिया है। सिंपल से यहाँ पे लॉजिक लगाना है। देखो ये जो चीज होगा वही चीज ये भी होने वाले हैं, ठीक है। अगर ये चीज जो है अगर साउंड से रिलेट कर रहा है तो ये भी साउंड से रिलेट करेगा। पहचानने का तरीका बता रहा हूं। अगर डिफिकल्ट लग रहा होगा ये टॉपिक तो ये जो है इजी हो जाएगा, और पहचानने का तरीका भी बता रहा हूं। अगर ये जो है साउंड से रिलेट कर रहे हैं तो ये भी साउंड से रिलेट करेगा। अगर ये जो है कोई एरिया से रिलेट कर रहा है तो ये वाला पॉइंट भी एरिया से रिलेट करेगा। ये होता है रीजनिंग में, ये टॉपिक चलते हैं, यही होता है। अगर ये चीज जो है जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग कर रहा है तो ये भी इंस्ट्रूमेंट से ही बिलोंग करेगा। समझ पा रहे हो? अगर ये साउंड से बिलोंग कर रहा है तो ये भी साउंड से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जो पिच है तो पिच में क्या खेले जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। उसी तरीके से जो एरेना है, इस एरेना में क्या खेले जाते हैं बताओ। टेनिस, जिम्स्टिक, बैडमिंटन या फिर वेस्टलिंग। अब यहाँ पे ऐसा नहीं बताऊंगा कि टेनिस यहाँ पे ऐसा, ये सब जीके में कवर करते हैं। रीजनिंग में बहुत सारा प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। रीजनिंग को पढ़ने का तरीका अलग होता है, जीके को पढ़ने का तरीका यहाँ पे अलग होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो एरेना है एरेना में वेस्टलिंग करते हैं, ठीक है, बॉक्सिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तंबाकू और कैंसर किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन है, तंबाकू और ये जो कैंसर है किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। यहां से क्लियरली समझ आ रहा है कि अगर तंबाकू खाओगे तो इससे क्या होगा, कैंसर होगा। यही रिलेट कर रहे हैं, है ना, हेल्थ से रिलेटेबल है। अगर तंबाकू खाते हो तो ये कैंसर होगा। अब ये मैं सोच पा रहा हूं कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तो जो मैं सोच रहा हूं ये अपने को सोचना है, ये अपने लेवल में सोचना है कि तंबाकू और जो कैंसर है वो किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए तो रीजनिंग है ना। रीजनिंग का क्या होता है, और रीजनिंग को और बोले जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग को बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। इसका मतलब ही वही होता है कि हमें अपना लॉजिक लगाना है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं होता है कि नॉर्मली जो है यही सेट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले। जितना ज्यादा माइंड लगाओगे उतना ज्यादा बेस्ट होता है। तंबाकू खाओगे तो कैंसर होगा, सेम ऑप्शन को मिला लो। तंबाकू खाने से कैंसर होगा, बताओ मिल्क पीने से फूड लिखा हो या फिर मिल्क खाने से। जैसा रिलेट ये कर रहे वैसे रिलेट करना है। मिल्क खाने से फूड मिलेगा, ये रिलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, गलत करो सीधा। बर्ड से फ्लावर, बर्ड खाने से फ्लावर मिलेगा, या फिर बर्ड खाने से फ्लावर आएगा, ऐसा होगा, नहीं होगा। सॉइल खाने से इरोजन होगा या फिर सॉइल से इरोजन होगा, ये कहीं रिलेट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। लेकिन मॉस्किटो के काटने से मलेरिया जरूर होता है। तंबाकू खाओगे तो कैंसर होगा, सेम मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है। तो ये जो है लॉजिकली ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। समझ पा रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन देखो। साइक्लोन जो है ये रिलेट कर रहे हैं एंटी साइक्लोन से। बताओ तो ये किस तरीके से रिलेट कर रहा है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। ये जो साइक्लोन लिखा हुआ है, इस साइक्लोन का जो अपोजिट है वो क्या दिया हुआ है, एंटी साइक्लोन होता है। सेम जो यहाँ पे फ्लड लिखा हुआ है, इस फ्लड का जो यहाँ पे अपोजिट होता है उसको क्या बोले जाते हैं बताओ तो। यहाँ पे जैसे साइक्लोन है तो साइक्लोन का जो अपोजिट है इसको एंटी साइक्लोन बोलते हैं। सेम वे में जो फ्लड होता है तो फ्लड का जो अपोजिट है, फ्लड के अपोजिट को क्या बोलोगे, ड्रॉट बोलते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ तो, फिफ्थ को। आई हो देखो इसमें जो है पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं लेवल का बताऊं और प्रैक्टिकली, है ना, प्रैक्टिकली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं एफ कैट का, और स्पेशली अगर मैं एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस बताऊं, जो एग्जाम हॉल में सॉल्व करना होता है, मैं क्योंकि मैं तो पहले बात मैं डायरेक्टली एग्जाम हॉल का ही प्रिपरेशन यहाँ पे कराने वाला हूँ। एग्जाम हॉल में बैठ के जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम मैं यहाँ पे अलॉट करूंगा, उससे ज्यादा टाइम अलॉट नहीं करूंगा। मेरा इंटेंशन समझना, इंटेंशन ये नहीं है कि बस मेरे को पढ़ाना है समझ आया नहीं। देखो अगर मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा तो एक एडवांटेजेस होगा, तो जो सीरियस होके फॉलो कर रहे हो ना, तो इससे क्या होगा कि जो एग्जाम में जो टाइम लिमिट होता है ना, जो टाइम बाउंड में प्रैक्टिस करोगे वो प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगा, क्लास ही में हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब एग्जाम हॉल में बैठोगे
तो एग्जाम हॉल में बैठोगे तो जितना टाइम यहाँ पे लगाए हो उतना ही टाइम में सॉल्व कर लोगे वहां पे। ये मेरा एक इंटेंशन रहेगा यहाँ पे, समझ पा रहे हो। जैसे कि डॉक्टर है, अब ये डॉक्टर रिलेट करेगा पेशेंट से, डॉक्टर जो है रिलेट करेगा पेशेंट से, किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं अब ये सोचना है, ठीक है। और इजी क्वेश्चन है यार, उतना ज्यादा ये टफ नहीं जाता। जो टफ जाएगा वो मोस्टली जो अल्फाबेट एनोलॉजी होता है और नंबर एनोलॉजी, वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि टफ जा सकता है, लेकिन उसको भी मैं इजी बनाऊंगा, ठीक है, बस फॉलो करो। डॉक्टर जो है रिलेट कर रहा है पेशेंट से। जो डॉक्टर होता है वो किसका इलाज करते हैं, अपने पेशेंट का। डॉक्टर जो होता है वो किसका इलाज करते हैं, पेशेंट का, मतलब जो इलाज करवाते हैं, ठीक है, उसको पेशेंट बोलते हैं, सीधी सी बात है। सेम वे में जो लॉयर है वो किसका इलाज करते हैं, मतलब किसका केस लड़ते हैं, ये बोलना चाह रहा हूं। तो लॉयर है कस्टमर का, क्रिमिनल का, मजिस्ट्रेट का, क्लाइंट का। अब देखो ये एक दिमाग यहाँ पे लग सकता है, कंफ्यूज यहाँ पे हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। लॉयर है तो लॉयर का जो केस लड़ेगा तो उसको कस्टमर भी बोल सकते हो, वो क्रिमिनल भी होते हैं, क्रिमिनल का भी केस तो लड़ते हैं, मजिस्ट्रेट का भी तो केस लड़ते हैं, क्लाइंट का तो लड़ते ही लड़ते हैं। लेकिन खुद सोचो, ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट अगर कहीं और जाएगा, मान लो जो है ये पेशेंट जो है कोई टीचर के पास चला गया, तो क्या पेशेंट बोलोगे उसको, नहीं बोलेंगे, उसको स्टूडेंट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये पेशेंट जो है, पेशेंट कौन होगा, एक इंडिविजुअल ही होगा, ये जो पेशेंट है ये एक इंसान ही होंगे। अगर ये डॉक्टर के पास जा रहा है, यही इंसान अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसको पेशेंट बोलोगे। अगर यही इंसान किसी टीचर के पास अगर पढ़ने जा रहा है तो उसको स्टूडेंट बोलोगे। समझ पा रहे हो। सेम वे में क्या होता है कि अगर कोई जैसे कि कोई दुकान चला रहा है तो दुकानदार के पास अगर कोई इंडिविजुअल आएगा तो उसको कस्टमर बोलेंगे। सेम वे में अगर लॉयर है तो लॉयर के पास कोई अगर इंसान जाएगा तो उसको क्लाइंट बोलते हैं। लॉयर जिसका केस लड़ते हैं उसको क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। मजिस्ट्रेट, क्रिमिनल, कस्टमर ये सब नहीं होता, इसका करेक्ट वर्ड हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्लाइंट है। तो फिफ्थ का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो अपने में, जल्दी सॉल्व करो, मेरे को ऑप्शन बताओ, मैं नहीं बताने वाला इसको। 6 है कि बाल्ड जो है रिलेट कर रहा है ब्लॉन्ड से, उसी तरीके से जो बैरन है वो किससे रिलेट करेगा, तो ये रिलेट करेगा फर्टाइल से। अगला क्वेश्चन, एटम जो है ये रिलेट कर रहा है मॉलिक्यूल से, करेक्ट आंसर बताना इसका। देखो यहाँ पे सिंपल से है, यहाँ पे ये देखो कि ये जो एटम्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैसा रिलेट करेगा। एटम्स जो हैं अगर, और बहुत सारा अगर एटम्स को ऐड कर दिया जाए, बहुत सारे जो अणु हैं या फिर एटम्स हैं इसको मिला दिया जाए तो ये परमाणु बनते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स बनेंगे। बहुत सारे अगर एटम्स को मिला दिया जाए तो उससे क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा। उसी तरीके से बहुत सारे सेल को अगर मिला दिया जाए तो सेल को मिलाने के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है। लेकिन टिश्यू तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन ऑर्गेनिज्म तो दिया हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म का ही फॉर्मेशन होते हैं, बायो में पढ़े हैं। तो एटम्स को, बहुत सारे एटम्स को अगर मिला दोगे तो मॉलिक्यूल्स बनेगा। सेम वे में जो है बहुत सारे सेल को मिला दोगे तो ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब देखना, मैं यहाँ पे और एक पॉइंट बता रहा हूँ। सेल दो तरीके के होते हैं, सेल जो है दो तरीके के होते हैं। एक सेल किसको बोलते हैं, जो कि नॉर्मली बायोलॉजी में कवर करते हैं, और दूसरा सेल किसको बोलते हैं, जो कि नॉर्मली इलेक्ट्रिक में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि रिमोट विमोट हो गए, जो नॉर्मल सेल आते हैं ना, ग्रेफाइट वाला सेल है ना, उसका बात कर रहा हूं। अब सुनो, यहाँ पे जो है बैटरी भी दिया हुआ है, क्योंकि सेल को यहाँ पे बैटरी भी बोलते हैं। लेकिन लिंक क्या करना है, पहले वाले को लिंक करना है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं। एक तो एग्जाम हॉल में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, प्रेशर की वजह से जो है कंफ्यूज जल्दी होते हैं, तो उससे बच के रहना है। अगर यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें से सेल एक ऑर्गेनिज्म है, एक बैटरी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो पहला किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, देखो पहला जो रिलेट कर रहे हैं नॉर्मली एटम से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े जो एटम्स हैं या फिर एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल्स बनाओगे। सेम वे में सेल को मिल के जो है ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल से मिल के कोई बैटरी देखे हो बना हुआ, सेल से मिलके जो है बैटरी बनता है क्या, नहीं बनता। बैटरी से मिलके जो बैटरा बन जाएगा, लेकिन सेल से मिलके बैटरी थोड़ा ना बनेगा। तो ये जो है डी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते थे।
सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल इन द सेम वे बुक इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है बताओ। देखो जो फ्लावर है ये किससे बना हुआ है, पेटल से। मतलब ये जो ऊपर वाला जो आवरण होते हैं ना, यहां से जो है एक स्टेम जाएगा, ठीक है, स्टेम जाएगा। तो ये मान लो सपोज करो ये फ्लावर है तो इसको ढक के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसी को तो पेटल बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लावर किससे बना हुआ है, पेटल से। सेम वे में बुक किससे बना हुआ होता है, जो फ्लावर है ये पेटल से बना हुआ है, लिंक करो लिंक करो, ठीक है। फ्लावर जो है ये पेटल से बना हुआ है, उसी तरीके से बुक जो है किससे बना हुआ होगा, ये बने हुए हैं पेजेस से, कंटेंट से नहीं होगा। कंटेंट तो वहां पे लिख रहे हो, ऑथर जो लिखे हैं उसको बोलते हैं। लाइब्रेरी में तो बुक रखा हुआ होता है, तो बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन जो पेजेस है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि खुद सोचो कि जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स जो है अंदर में रहते हैं पेटल के। सेम बुक है तो बुक के अंदर क्या मिलेगा, बुक के अंदर में पेजेस ही मिलेगा। अब ये भी बोल सकते हो कि बुक के अंदर कंटेंट भी तो रहते हैं, तो कंटेंट किस में रहते हैं, पेज ही में रहते हैं। ऑथर का नाम लिखे रहते हैं, किस में लिखे रहते हैं, बुक में लिखे रहते हैं। मतलब जो पेजेस हैं, पन्ना है, उसमें लिखे रहते हैं, इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डूमा इज रिलेटेड टू रशिया। अब थोड़ा सा मैं फास्ट लेके जा रहा हूँ, है ना। इतना क्वेश्चन तक, 8 क्वेश्चन तक बहुत बेसिक से समझाया हूँ, थोड़ा सा मैं अब स्पीड बढ़ा रहा हूँ इसका। डूमा जो है ये रिलेट कर रहा है रशिया से। किस तरीके से रिलेट करेगा, ये जो डूमा है ना, एक्चुअल में डूमा को बोले जाते हैं पार्लियामेंट। इंडिया में हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, डूमा जो है एक्चुअल में एक टाइप का पार्लियामेंट है। कहाँ का पार्लियामेंट है, रशिया का। अब देखो ये याद होना चाहिए, है ना, ये थोड़ा सा एटलीस्ट पता होना चाहिए, इसीलिए तो लॉजिकल रीजनिंग बोल रहे हैं। डूमा जो है इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो डूमा है ये पार्लियामेंट है रशिया का। उसी तरीके से जो सोरा है, ये सोरा भी एक्चुअल में पार्लियामेंट ही है, बताया हूं ना। अगर ये जो है फ्लावर है तो ये भी फ्लावर होगा, अगर ये साउंड है तो ये भी साउंड होगा, है ना। अगर ये जो है अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो ये भी ऑर्गेनिज्म ही होगा। सेम लॉजिक में यहाँ पे जो डूमा है इसको पार्लियामेंट बताए हो, तो जो सोरा है ये भी पार्लियामेंट होगा। तो कौन से कंट्री का पार्लियामेंट है, ये ऐसा लग रहा होगा कि ये जीके का क्वेश्चन है, लेकिन जीके का बोल सकते हो, लेकिन ये इनडायरेक्टली जीके ही दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान की ही पार्लियामेंट को यहाँ पे सोरा बोलते हैं। अब ये भी बोलोगे कि मलेशिया का क्या बोलते हैं, फ्रांस का, जर्मनी का, ये सब जीके में कवर करते हैं इसको, ठीक है, ये रीजनिंग है। कोंकणी इज रिलेटेड टू गोवा। कोंकणी और गोवा किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, कोंकणी सबसे पहले बात एक लैंग्वेज है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी लैंग्वेज ही दिया हुआ है, यहाँ लैंग्वेज है तो यहाँ पे भी लैंग्वेज है। कोंकणी जो एक लैंग्वेज है इसे सबसे ज्यादा बोले जाते हैं गोवा में। सेम वे में डोंगरी भी एक लैंग्वेज ही होगा। अगर ये समझना है कि डोंगरी क्या है तो पहले वालों को देख लेना, पहला अगर लैंग्वेज है तो ये भी लैंग्वेज ही होगा। तो डोंगरी भी एक लैंग्वेज है जो कि सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में बोले जाते हैं, ठीक है, JNK में बोले जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र, इंडिया और टेक्सास, करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। पहले ये देखो, पहले जो है हमें इसी 2 ही पॉइंट को समझना है, ये तीसरा पॉइंट को अभी के लिए भूल जाओ। तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है उसको अभी के लिए भूल जाओ, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये जो 2 पॉइंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये वाला और ये वाला, हमें इसी से मतलब है, इससे मतलब हम बाद में रखेंगे, पहले हमें इससे मतलब है। ये दोनों को पहचानो कि ये कैसा रिलेट कर रहे हैं, बाकी जो है इसके साथ रिलेट कर लेना, इजी है, उतना ज्यादा टफ नहीं होता ये टॉपिक। जैसे देखो यहाँ पे ये जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र क्या है, एक स्टेट है। महाराष्ट्र जो है एक स्टेट का नाम है जो कि इंडिया में पड़ता है। उसी तरीके से टेक्सास, टेक्सास कुछ नहीं है, एक स्टेट है। अगर टेक्सास क्या है, अगर ये समझ ना आ रहा होगा तो इसको देख लो, महाराष्ट्र क्या है, स्टेट है, हाँ, तो टेक्सास भी क्या होगा, स्टेट ही होगा। तो महाराष्ट्र इंडियन का एक स्टेट है, इंडिया कंट्री का एक स्टेट है। उसी तरीके से टेक्सास भी एक स्टेट है, कौन से कंट्री का, ये जो है USA का है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो इसको बताओ तो, बो, एरो और गन किस तरीके से रिलेटेबल है। पहले ये देखो ये 2 ऑप्शन को, ये कैसे रिलेट कर रहे हैं, बो और एरो,
ये जो बो है, बो किसको बोलते हैं? धनुष बाण देखे होंगे, धनुष बाण में जो रस्सी लगा हुआ होता है, तो उस रस्सी से खींच के हम लोग क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है धनुष बाण बनता है। ठीक है, ये ऐसा। अब ये जो है, ये जो धनुष बाण है, नॉर्मली इसको बो कंसीडर करो। अब इस ये जो रस्सी है इसको बोले जाते हैं, एक्चुअल में जो बो बोल रहे हैं ये रस्सी को बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है क्या लगाओगे? एरो लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे हाथ हो गया अपना। ठीक है, ये हाथ बन गया। अब इस हाथ से जो है खींचोगे इसको, तो ये जो बो है, ये जो रस्सी है, इस बो से जो है हम लोग एरो को खींच रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो गन है, तो गन से क्या खींचते हो? गन से क्या निकलता है? जैसे कि बो से यहाँ पे एरो निकल रहा है, उसी तरीके से गन से क्या निकलेगा? बुलेट, गन, शूट और राइफल। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बुलेट होगा, क्योंकि गन से बुलेट निकलता है। जैसे कि बो हो गया, तो बो से क्या निकलेगा? एरो निकलेगा। ठीक है, उसी तरीके से जो गन है, तो गन से क्या निकलेगा? बुलेट ही तो निकलेगा। शूट बोलेगे तो मतलब वो नॉर्मली जो बुलेट निकाल रहे हो उसको शूट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, करेक्ट आंसर इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन, एक्स वुड कटर और निडल। पहले ये वाले देखो, ये दोनों वर्ड को कि ये कैसे रिलेट कर रहा है। जैसे ये रिलेट करेगा, बाकी इसको रिलेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये वाला अगर रिलेट हो गया तो ये तो फिर ऑटोमेटिकली रिलेट हो जाएगा। ये एक्स है, एक्स मतलब इसको बोले जाते हैं कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से क्या काटते हो? मतलब कुल्हाड़ी जो यूज करते हैं उसको वुड कटर बोलते हैं। ठीक है, जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से हम लोग लकड़ी काटते हैं। सेम नीडल है, तो नीडल से क्या करते हो? नीडल से कारपेंटर करोगे, या फिर बचर करोगे, या फिर टेलर, या फिर पेंटर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से जो लकड़ी काटते हैं जो इंसान है उसको वुड कटर बोलते हो। सेम जो नीडल है, तो नीडल का यूज किसके द्वारा करते हैं? टेलर के द्वारा करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। 14 क्वेश्चन है, किंग, थ्रोन और राइडर। बताओ, किंग, थ्रोन और राइडर कौन सा इसमें करेक्ट होगा? जो किंग है, जो राजा है, वो जहां पे बैठते हैं उसको थ्रोन बोलते हैं। उसका जो राज गद्दी है, ठीक है, राज गद्दी है, उसको थ्रोन बोलते हो। जो सिंहासन होते हैं उसको थ्रोन बोलते हैं। और थ्रोन में कौन बैठता है? किंग बैठते हैं। तो जो किंग है, तो किंग जहां पे बैठते हैं उसको थ्रोन बोलते हो। सेम वे में जो राइडर है, तो राइडर जहां पे बैठते हैं, मतलब जहां पे पैर वैर रखते हैं, उसको क्या बोलते हो? अब देखो, राइडर के नाम ले से जो है याद आ सकता है हॉर्स, मतलब हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, हॉर्स राइड कर रहे हैं। लेकिन हॉर्स अगर टिक करोगे तो पहले बात गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि किंग जहां बैठते हैं उसको थ्रोन बोलते हैं। उसी तरीके से राइडर जहां पे बैठते हैं उसको सैडल बोलते हैं। राइड करना है ना, किस में करोगे? हॉर्स में कर सकते हो, लेकिन लिंक कहाँ हो रहा है? लिंक यहाँ पे नहीं हो रहा है। किंग जहां पे बैठ रहे हैं उसको थ्रोन बोल रहे हैं, उसी तरीके से राइडर जहां पे बैठते हैं उसको सैडल बोलते हैं। ठीक है, ये आंसर होगा, मतलब ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वाइंस, मिंट और ब्रिक। क्वाइंस, मिंट और ब्रिक्स। बताओ, क्वाइन जो है किससे बना हुआ होता है? मिंट से बना हुआ होता है। जो क्वाइन है इस किससे बना हुआ होता है? मिंट से। उसी तरीके से जो ब्रिक्स हैं वो कहाँ पे बनते हैं? ब्रिक्स जो है कहाँ पे बनते हैं? किलन में बनते हैं। फाउंड्री से जो है सेमेट्री, फर्नेस, ये आ सकता है। फर्नेस मतलब जो भट्टा है, भट्टा जिसे बोलते हैं। अब ये बोलोगे कि ब्रिक्स तो यहाँ पे भट्टे में भी बनता है। भट्टे में उसको जो है तपाया जाता है, भट्टे में उसको तपाया जाता है, किलन में उसको बनाए जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये दो पॉइंट को समझो। ये जो रिलेट कर रहा है वही रिलेट करना है। जो क्वाइन है वो मिंट लिखा हुआ है, मतलब क्वाइन बनाए जाते हैं मिंट करके। उसी तरीके से ब्रिक्स बनाए जाते हैं किलन में। तो इसलिए जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। 16 क्वेश्चन, रिवर, स्ट्रीम और ओशन। रिवर, स्ट्रीम और ओशन। रिवर बह रहा है, रिवर किसके फॉर्म में बहता है? स्ट्रीम के फॉर्म में। रिवर के अगर जस्ट ऊपर वाला पोर्शन को देखोगे तो इस तरीके से जो है जाते हुए दिखाई देते हैं। उसी तरीके से ओशन को देखोगे तो ओशन में सेम इसी तरीके से जो है एक फ्लोमेंट रहता है, उसको करेंट बोलते हैं। जियोग्राफी के टर्म में इसको जो है
करंट बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं, वो इलेक्ट्रिक करंट अलग है। जियोग्राफी के टर्म में जो मास वाटर होते हैं, ठीक है, बल्क अमाउंट में जो वाटर होते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं और उसका ट्रांसपोर्टेशन ये वाले फॉर्म में होते हैं, उसको यहाँ पे करंट बोलते हैं। तो रिवर जो है स्ट्रीम से कनेक्ट हो रहा है, उसी तरीके से ओशन जो है करंट से कनेक्ट हो रहा है। प्रिडिक्शन, फ्यूचर और रिग्रेट। सिंपल से यहाँ पे समझ आ रहा है कि प्रिडिक्शन किसका करोगे, फ्यूचर का, है ना। अगर अनुमान लगाना है तो पास्ट का अनुमान लगाओगे क्या, नहीं, फ्यूचर का अनुमान लगाएंगे, ठीक है, भविष्य का अनुमान लगाएंगे। उसी तरीके से रिग्रेट किसका करते हो, पास्ट का, ठीक है, रिग्रेट करते हैं पास्ट का। तो 17 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हांगकांग, चाइना और वेटिकन। बताओ, हांगकांग एक्चुअल में एक सिटी है, कहाँ का सिटी है, चाइना का सिटी है। सेम जो वेटिकन लिखा हुआ है एक्चुअल में ये सिटी है, कहाँ का सिटी है, रोम का सिटी है। मॉडरेट, इंटेंसिफाई और नॉमिनल, करेक्ट आंसर इसका चाहिए। बताओ करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। चलो, मॉडरेट, इंटेंसिफाई और नॉमिनल, बताओ तो इसका करेक्ट आंसर। देखो, मॉडरेट का जस्ट अपोजिट इंटेंसिफाई होता है, उसी तरीके से नॉमिनल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन, उसके बाद टोटल 7 क्वेश्चन और बचेगा, जो कि नॉर्मली एमसीक्यू तो है ही है, उसको अपने से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसके बाद जो है हम लोग इंटर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेकिन इस क्वेश्चन को पहले बताओ कि जो ऑक्सीजन है वो बर्न से रिलेट कर रहे हैं, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या होता है, ऑक्सीजन के पास अगर आग ला दोगे तो ये बर्न हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन एक्चुअल में ये काम करते हैं फायर को इनहेंस करने का। अगर आग लगा हुआ है और उस आग में जो है ऑक्सीजन और लगा दो, ऑक्सीजन दे दो, तो और ये बर्न हो जाएगा। उसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये काम करता है एक्सटिंग्विशर का। ऑक्सीजन जो है आग लगाने का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने का काम करते हैं। तो 20 का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ये पहला टाइप है, और ये पहला टाइप में नॉर्मली जो ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सब क्वेश्चंस तो हैं, इस क्वेश्चंस को जो है अपने से कवर करना है। 6 क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूं। अब जो है इंटर करते हैं टाइप 2 की तरफ, है ना। तो पहला टाइप समझ आया, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी क्वेरी होगा तो व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाले बात नहीं है। लेकिन ये वाले जो टॉपिक है बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। अब जो है इंटर करेंगे टाइप 2। देखो, ये जो टाइप 2 वाले क्वेश्चंस एक्चुअल में देखोगे तो नॉर्मली इसमें अल्फाबेट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अल्फाबेट वाले क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा आते हैं इसमें। अब अल्फाबेट में सबसे बड़ा चैलेंजेस काम क्या होता है पता है, कि जो ए से जेड तक वाले नंबर होते हैं, ये ए से जो है जेड तक वाले नंबर का सबसे पहले बात तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, इसका कोड पता होना चाहिए, इसका नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं पूछ लूँ नॉर्मली कि एम का कोड क्या होता है, एम मतलब उसका प्लेस कैसे होता है, एम का प्लेस तो पता होना चाहिए कि 13 होता है। डब्लू का अगर मैं पूछ लूँ तो ये पता होना चाहिए कि 23 होता है। अगर मैं एच का पूछ लूँ तो ये पता होना चाहिए कि इसका कोड 8 होता है। ये जो है मैं ट्रिक के फॉर्म में अभी याद कराऊंगा, इसको मैं जो है ट्रिक के फॉर्म में अभी याद कराऊंगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बोल सकते हो, क्या क्वेश्चन बोल सकते हो कि क्या बिना इसको याद किए सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन उसमें पहले बात टाइम ज़्यादा लगेगा, और सेकेंड बात उतना ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगा। और जब टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक्यूरेसी ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा इसको याद ही कर लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, याद ही कर लेते हैं इसको। तो अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको जो है याद करने का ट्राई करते हैं कि एक्चुअल में कैसे इसको जो है याद कर सकते हैं। तो देखो, हालांकि जो है यहाँ पे पूरा वर्ड लिखा हुआ है, फॉरवर्ड में लिखा हुआ है, और फॉरवर्ड के साथ ही साथ जो है बैकवर्ड में भी लिखा हुआ है। लेकिन देखो, लेंस से अगर इसको याद रखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो सकता है ना, रटना भी पड़ जाए। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि बहुत बार बार आते हैं, उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि एज का कोड क्या होगा, या फिर एज को किस तरीके से याद रख सकते हो, एज को याद रखने का सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे याद रखना है। जैसे ये एज लिखा हुआ है, ध्यान से समझो अब, है ना।
अगर एच को मैं ऊपर पॉइंट और नीचे दोनों का अगर मैं मर्ज कर दूं, मिला देता हूं, तो क्या मेरे को 8 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, 8 टाइप बन गया। तो एच को याद रखोगे कि इसका कोड जो है 8 होता है। सेम जैसे कि आ गया ई। अब ये जो ई लिखा हुआ है, तो ई को किस तरीके से जो है इसको बना सकते हो? अब ये ई लिखा हुआ है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। क्या मैं इसको ऐसा कर लूं क्या, इस तरीके से? देखो तो इस तरीके से कर लूं क्या? तो मेरे को क्या है 5 टाइप दिख रहा है, 5 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। मतलब ई को जो है 5 से याद रखोगे, एच को इसी तरीके से याद रखना, ई को जो है 5 से याद रखोगे। इसके बाद आएगा एफ। एफ तो बिल्कुल इजी है। एफ का ये जो निचला वाला पोर्शन है, देखो ये वाला, इसको मिला दो तो क्या ये 6 टाइप दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो एफ को इस तरीके से जो है बना के याद रखना है, 6 से जो है एफ को याद रखोगे। उसके बाद और कौन सा वर्ड है? टी वर्ड आ गया। अब सब सुने होंगे, सब देखते हैं भी होंगे, T20, T20, ठीक है। तो टी को याद रखना है 20 से। फिर एक वर्ड आता है एम का। अब ये जो एम है, अगर मैं इसको ऐसा रोटेट कर दूं तो क्या 3 मिल रहा है क्या मेरे को? देखो तो अगर ये जो एम है, इस एम को अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं तो मेरे को 3 मिल रहा है। तो इस 3 में 1 बस ऐड कर दूं, 1 ऐड करोगे तो क्या ये 13 बन गया? बिल्कुल बन गया। तो एम को याद रखना है 13 से, एम को याद रखोगे 13 से। उसके बाद आता है डब्लू। अब ये डब्लू को देखोगे तो ये भी तो 3 बन सकता है। जो डब्लू है अगर इसको रोटेट करोगे तो ये भी तो 3 बन रहा है, लेकिन इसमें जो है 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर देना तो ये आ गया 23। सिंपल सा है। एम जो है पहले आता है, एम जो है पहले आता है तो इसको जो है 1 ऐड कर देना। डब्लू जो है बाद में आता है तो 2 ऐड कर दो। कौन सा यहाँ पे दिक्कत वाली बात है? इजी है, ठीक है। एम हो गया, डब्लू हो गया, 23 याद रख लेना इसको। इसके बाद और सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन, जैसे कि एक होता है आर। आर वाले वर्ड को अगर देखोगे तो नीचे वाला हिस्सा मिला दो तो क्या ये 8 बन रहा है क्या? देखो तो 8 बन रहा है, और 8 के आगे जो है 1 ऐड कर दो तो आर को याद रख सकते हो 18 से, आर को याद रख सकते हो 18 से। समझ आया? एक याद रखना है एस को। ये एस है तो एस का ये जो निचला वाला पोर्शन है इसको मिला दो, एस का ये जो निचला ये वाला पोर्शन को मिला दो तो क्या ये 9 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। अब इस 9 में एक ऐड कर दो तो एस का क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो एस को याद रखोगे 19 से। क्लियर है? इसके बाद 2 वर्ड और याद रखना, यू और वी। यू और वी को नॉर्मली 21, 22 ऐसे याद रखना, ठीक है। यू और वी को 21, 22, 21, 22 इस तरीके से याद रखना। बाकी अगर कोई वर्ड छूट रहा होगा तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में बता दूंगा कि इस वर्ड को इस तरीके से याद रखना है। लेकिन अभी के लिए तो एट प्रेजेंट जो है ये वर्ड याद होना चाहिए, ये वर्ड याद होना चाहिए कम से कम। थोड़ा सा बर्डन तो यहाँ पे कम हो जाएगा। चलो अब इस टाइप के क्वेश्चंस ये हैं। अब देखो इसका बैकवर्ड भी याद रखना है, रख सकते हो, लेकिन बैकवर्ड का मैं यहाँ पे ट्रिक नहीं बताऊंगा। जितना बैकवर्ड में ट्रिक लगता है उससे ज़्यादा तो नॉर्मली फॉरवर्ड का क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बता सकता हूँ कि जैसे कि 27 करो, फिर 1 करो, 26 आ गया, 26 आने के बाद जो इसको फॉरवर्ड में कन्वर्ट करो, तो इससे अच्छा तो थोड़ा सा इसको मशक्कत करके याद रख लो बैकवर्ड वाले को। इसको याद रखोगे तो जो बैकवर्ड वाले क्वेश्चन हो बन जाएगा आसानी से। बाकी जो जितना भी मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको बस याद रखो, जो मैं बताया हूँ, जो अभी रटवाया हूँ, इसको बस याद रखो। बाकी अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये जो टाइप 2 वाले क्वेश्चन है इसमें क्या बोलते हैं कि इस तरीके से जो है क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल समझने तक। इस टाइप में क्या बोलते हैं कि जो शुरू के जो 2 वर्ड लिखा हुआ है, पहला डॉट है, एक डबल डॉट आता है, ठीक है। एक जो है इस तरीके से पहला डॉट आते हैं, ध्यान में रखो। ये वाला जो है एक डॉट हो गया और ये हो गया जो कि डबल डॉट है। तो हमें क्या करना है कि डबल डॉट को छोड़ दो, डबल डॉट के पहले तक, है ना। तो इसको सबसे पहले इस दोनों को उठाओ, ये जो दोनों वर्ड लिखा हुआ है इस दोनों वर्ड को सबसे पहले उठाओ और इसी में जो है लॉजिक फाइंड आउट करो, एक पैटर्न फाइंड आउट करो। एनालॉगी है ना, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, एनालॉगी पूरा ऑल अबाउट पैटर्न का है। पैटर्न को ही यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। पैटर्न फाइंड आउट कर लिए तो फिर तो पूरा इजी क्वेश्चन है ये। तो जब भी इस टाइप के वर्ड वाले क्वेश्चन आए, इस वर्ड वाले क्वेश्चन में सिंपल सा ट्रिक लगाना, सिंपल सा माइंड ये लगाओ, सबसे पहले इसको उठाओ 2 वर्ड को। अब इसको 2 वर्ड को उठा के क्या करोगे,
समझ रहे हो? इसको उठा के क्या करना है, सिंपल सा पहला वर्ड जो है इसको यहाँ पे लिखो YTO और J, YTOJ पहला लिख लिए। सेकेंड वाले जो वर्ड है उसको इसके नीचे ही लिखना, ठीक है, हर केस में ऐसे ही सॉल्व करोगे, XHN और ये हो गया I, ठीक है। तो पहले वाले वर्ड को पहले लिख लिया और सेकेंड वाले वर्ड को सेकेंड में लिख लिए, ठीक है, ये सॉल्व हो गया, समझ आ गया। सबसे पहले काम ऐसे लिखने के बाद हर के केस में होगा, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन भी आएगा, उसको मैं बताऊंगा, और उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो उसको भी बताऊंगा। ये छोटा वाले वर्ड हैं क्योंकि बेसिक से कवर कर रहे हैं। सबसे पहले इसका नंबर कर लो। अब ये जो नंबर है तो नंबर थोड़ा सा यहाँ पे याद करना पड़ेगा और याद हो ही जाएगा, याद हो जाएगा। एक और वर्ड याद रखना, जैसे कि यहाँ पे आई है, आई को कैसे याद रख सकते हो, ये जो आई लिखा हुआ है तो आई का ये वाले पोर्शन को मिला दो इसको, तो क्या ये 9 टाइप का बन रहा है क्या, तो आई को याद रखोगे 9 से, आई को याद रखोगे 9 से। अब इसमें देखो कोड करो, कोड करोगे तो कैसा बनेगा, जैसे कि इसका 25 आएगा, T20 हो गया, T20, O का 15 बस याद रखना है, J का 10 हो जाएगा, X का 24, S का कैसे याद रखे थे, इसको मिला के 19, N का 14 होता है, I को कैसे याद रखे थे अभी बताया हूँ 9। तो ये जो है नॉर्मली इसका कोड कर लिए। अब जो स्टूडेंट को लगता है कि हम लोग याद नहीं रखेंगे, इस तरीके से वर्ड को याद नहीं रखेंगे, नहीं रख सकते हो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं ये बोलूं कि Y से X में जाओ, तो ये बताओ कि तुरंत बताना है कि Y से X में जाने से कितना गैप मिलेगा। T से 20 में जा रहे हो, सॉरी यहाँ पे T से S में जा रहे हो, तो बिना नंबर के ये सोचो कि T से S में जाना मतलब कितना गैप बन रहा है। ये चैलेंजेस होता है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये चैलेंजेस होता है। अगर मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि 25 से 24 जा रहे हो तो कितना गैप हो रहा है, -1 गैप हो रहा है, इजी लगा। 20 से 19 में आ रहे हो, -1 गैप हो रहा है, इजी लगा। इसलिए मैं बोला हूँ कि थोड़ा सा मशक्कत कर लेना, और मोस्टली क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन जो है अगर ये वर्ड को याद रखोगे उससे सॉल्व हो जाता है। अब क्या करना है, सिंपल सा ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर मत जाना। नीचे से ऊपर जाओगे तो फिर से ऑप्शन का चक्कर लगाना पड़ेगा, वो ऑप्शन फिर से वो गलत सलत होगा, उसका ट्राई नहीं करना है। अपने को सिंपल सा मेथड लगाओ, ऊपर से नीचे आओ बस। ऊपर से जैसे ही नीचे आओगे तो 25 से 24 में आ रहे हो, 25 से 24 में आ रहे हो मतलब -1 हो रहा है। 25 है, 25 से 24 में आ रहे हो मतलब -1 हो रहा है। सेम 20 से 19 में आ रहे हो, -1 हो रहा है क्या, देखो 20 से यहाँ पे 19 है ना तो -1 हो गया। सेम 15 से 14 आ रहे हो, 15 से 14 मतलब यहाँ पे भी -1 हुआ है। 10 से 9 आ रहे हो मतलब यहाँ पे भी -1 हुआ है। यहाँ से हमें एक लॉजिक समझ आ रहा है, एक पैटर्न समझ आ रहा है, जो मैं बताया था कि पैटर्न ही फाइंड आउट करना होता है एनालॉजी में। तो ये पैटर्न समझ आ रहा है कि हर एक केस में जो है -1 ही हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को जब सॉल्व किए हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं पूरा -1 के केस में बन रहा है, -1 आ रहा है। यही लॉजिक जो -1 लगाए या फिर यहाँ पे कोई सा भी लॉजिक आ जाए, इसको नॉर्मली ये जो क्वेश्चन पूछे गए ना यहाँ पे लगाओ। अब इसमें जो है यही मेथड लगाओगे तो जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है W के बाद R लिखा हुआ है, फिर M लिखा हुआ है, फिर H लिखा हुआ है। W का कोड क्या होता है 23, R का कोड 18, M का क्या होता है 13, ठीक है, H का 8। पहला कोड क्या करना है अपने को, पहला कोड क्या हुआ है -1 हुआ है, तो यहाँ पे क्या करोगे -1 करोगे, माइनस कर लिए। माइनस करने के बाद यहाँ पे 23 में -1 करो, कितना आ गया 22 आया। 22 आ गया तो 22 का कोड क्या होता है, 22 का कोड होता है V, 22 का कोड होता है V, यहाँ पे समझे ना, देखो 22 का कोड होता है V, क्लियर है। अगला देखो फिर से जो है सेकेंड वाले में क्या हुआ है, देखो तो यहाँ पे सेकेंड वाले में भी तो -1 हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है -1 करना है। तो 18 में -1 करोगे तो आ जाएगा 17। 17 का कोड क्या होता है, क्यों होता है, क्यों का कोड जो है 17 होता है। तो ये हो गया सेकेंड वाला। अब थर्ड को देखो, थर्ड में कौन सा केस बना हुआ है -1 बना हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा -1 करना है। -1 करोगे किस में 13 में, तो 13 में -1 करोगे तो आ जाएगा 12।
12 किसका कोड होता है, अब बताओ 12 का जो है यहाँ पे किसका कोड होता है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करना है। 12 का कोड यहाँ पे L हो जाएगा। अब इसके बाद जो है लास्ट ऑप्शन आ गया, जो कि यहाँ पे भी -1 ही हुआ है, तो इसमें सिंपल सा -1 करो। -1 करोगे किसमें, 8 में, मतलब ये आ जाएगा 7। 7 का कोड क्या होता है, G होता है। G को कैसे याद रख सकते हो, देखो तो ये G लिखा हुआ है, G का ये जो निचला वाला पोर्शन है ये क्या 7 टाइप दिख रहा है क्या, तो G को जो है 7 से याद रखना है, G को 7 से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो G है तो ये जो निचला वाला पोर्शन है इसको 7 से याद रख सकते हो। अब बताओ हमारा जो आंसर निकला है वो ये वाला आंसर निकल गया, VQLG। देखो तो ऑप्शन में है क्या, VQLG, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया, पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी से बहुत आराम से इस क्वेश्चन को बताया हूं, बाकी एडवांस लेवल आएगा। चलो इसको बताओ तो, MADJXARUN, MAD करेक्ट क्या होगा इसमें, कुछ नहीं करना है, पहले ये जो 2 वर्ड लिखा हुआ है 2 वर्ड को पहले ध्यान दो, 2 वर्ड को चुपचाप सीधे से आंख बंद करके ऐसा लिखो MAD, ये MAD हो गया, नीचे में JXA, बस सिंपल से यही काम सबसे पहले करना है। जब भी क्वेश्चन आ जाए तो यही काम पहले करो। अब काम करने के बाद सीधा इसको कोड कर दो, 13 1 4, इसके बाद J का 10 24 और ये हो गया 1। इस तरीके से जल्दी से जो है इसको क्या कर दिए, कोड कर दिए। अब नॉर्मली ऊपर से नीचे एक फॉर्मूला बैठाओ, यहाँ पे 13 है तो 13 से जो है 10 आ रहे हो, 13 से 10 आ रहे हो मतलब -3 हो रहा है ना, ऊपर से नीचे आ गए तो यहाँ पे कम हो रहा है ना, तो ऊपर में जो है 13 है, नीचे में 10 है, तो नीचे आ रहे हो मतलब माइनस हो रहा है। 1 से जो है 24 जाओगे, अब 1 से 24 जाओगे तो सब लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कितना आएगा, 24 आएगा। चलो ठीक है 24 एज्यूम करते हैं। 4 से जो है यहाँ पे 1 आ रहे हो, 4 से 1 आ रहे हो मतलब -3 आ रहे हो। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो जैसे ये A हो गया, B C D हो गए, ठीक है, इसके बाद ये Z होगा, उसके साथ Y होगा, इसके बाद X होगा। जैसे Z इंड होता है, जैसे कि हम लोग ABCD बोलते हैं, ABCD बोलने के बाद Z गए, Z के बाद मैं रिपीट करूंगा या फिर रिपीट करने बोलूंगा तो कैसे रिपीट करोगे, Z हो गया, Z के बाद क्या करोगे, ABCD करके फिर से स्टार्ट करोगे, है ना। अगर मैं रिवर्स जाने बोलूंगा तो पहले Z बोलोगे, फिर Y बोलोगे, फिर X बोलोगे। तो जब भी A के इस साइड जाओ तो यहाँ पे प्लस होता है हमेशा, Z के जब भी ये वाले साइड आओ तो हमेशा यहाँ पे माइनस होता है। पॉइंट को ध्यान रखना, ABCD इस तरीके से अगर आगे बढ़ रहे हो तो उस केस में प्लस होता है, पॉजिटिव होते हैं, और जब भी Z के या फिर A के रिवर्स पोजीशन में आओगे तो उसमें पूरा माइनस होता है। समझ आ रहा है, तो यहाँ पे 24 आ रहे हैं, 24 न लिखने के बजाय यहाँ पे क्या मैं -3 लिख सकता हूँ क्या, देखो तो यहीं पे एग्जाम्पल को देखो कि ये यहाँ पे आ गया 1, ये होगा 26, ये होगा 25 और ये होगा 24। ठीक है, ये 1 यहाँ पे है, इसका माइनस आऊंगा तो ये -1 -2 -3, मतलब x जो है वो माइनस ही में तो आया हुआ है, -3 में तो आया हुआ है, इसलिए a की जगह a का और x का जो गैप मिलेगा वो -3 का गैप मिला है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली 24 लिखूंगा तो ये कोड नहीं बनेगा, जैसे कि यहाँ पे -3 फिर 24 आ गया फिर -3 आ रहा है, तो ये इसको कोड नहीं बोलते हैं। कोड अगर यहाँ पे -3 -3 आ रहा है तो एक प्रॉपर कोड बनता है। अब ये बोलोगे कि ये जो है कोड कैसे बनता है, उसको कुछ इंपॉर्टेंट कोड मैं बता रहा हूँ अभी, लेकिन यहाँ तक ध्यान रखना इसका जो कोड बनेगा वो ये वाला कोड बनने वाले हैं। सेम ये कोड हमें समझ आ गया, तो सेम जो रन है तो रन के लिए भी निकाल लो, RUN, कोडिंग करोगे तो 18 21 और ये हो जाएगा 14। सबसे पहले क्या हुआ है, -3 हुआ है, -3 कर दो, इसमें -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो इसमें लिख दो 15। 15 का कोड O होता है। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बाद 21 है तो सेकंड में भी -3 हुआ है, देख लो यहाँ पे भी -3 है, तो ये -3 आ रहा है तो इसमें जो है -3 कर दो, तो 21 में -3 करोगे तो 18 आएगा। 18 का कोड क्या होता है, R होता है। सेम लॉजिक से यहाँ पे भी -3 करो, तो इसमें -3 करोगे तो 11 आएगा,
11 का कोड के होता है, तो ORK, देखो तो ऑप्शन ORK, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ आया? तो दो ही को पहले पिकअप करो, उसके बाद जो है रन ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। बस हमें ये पैटर्न फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में कौन सा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। जो पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करो। चलो एक और क्वेश्चन बताओ इसको, उसके बाद नॉर्मली प्रैक्टिस है। इस क्वेश्चन को बताओ तो, इजी सा क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, सेम लॉजिक से बनेगा, कोई यहाँ पे बहाना मत बनाओ, जल्दी बताओ। UHCDN, देखो सिंपल सा वही लॉजिक लगाओ, UHCD और ये हो गया N। सेम यहाँ पे नीचे लिखो VIDEO, वीडियो लिखा हुआ है, कोड कर लो जल्दी से 2183। अच्छा ये भी मैं बताने वाला हूँ कि इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, बिना कोडिंग के कैसे करते हैं, है ना? कोड यहाँ पे पूरे को कोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ये सब आगे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक्स क्लियर करो। ये 4 हो गया, ये 14 हो गया, ये 22, इसका 9 होगा, 4 होगा, ये 5 और ये 15 हो गया। 21 से 22 जा रहे हो, अब यहाँ पे देखो 21 से 22 मतलब आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो मतलब कितना आगे जा रहे हो, एक का आगे जा रहे हो। 8 से 9 जा रहे हो, +1 हो गया, है ना? 3 से 4 जा रहे हो, यहाँ भी +1 हो गया। 4 से 5 यहाँ पे भी +1 हो गया। 14 से 15 यहाँ पे भी +1 हो रहा है। मतलब एक कोड यहाँ से क्लियरली फाइंड आउट हो रहा है, जो कि नॉर्मली +1 +1 +1 का ही कोड है, पूरा जो है +1 का ही कोड आ रहा है। सेम लॉजिक से इसको भी फाइंड आउट करो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है O, उसके बाद K है, फिर Z हो गया, फिर X D और ये हो गया Q, ठीक है, ये हो गया Q। कोड करोगे तो आ जाएगा 15 11 26 24, ये 4 और ये हो गया 17। पहला में +1 हुआ है, +1 करो, ये 16 आ गया, 15 है, 15 के बाद 16 आ जाएगा जब वो एक ऐड करोगे तो, है ना? यहाँ पे क्योंकि कोड तो +1 का हुआ है ना, 16 का क्या हो जाएगा, P होता है। क्लियर है? अच्छा एक चीज मैं बताऊं, अगर मैं चाहूं तो इसको आगे को सॉल्व करने की जरूरत मेरे को नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मेरे को ये पता चल गया कि जो ऑप्शन है वो P से ही स्टार्ट होगा, P से ही स्टार्ट होगा। ऑप्शन मिला लो, कहाँ P से स्टार्ट है, C ऑप्शन। आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, ठीक है? तो ये मेथड कहाँ पे अप्लाई करोगे, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहां पे अप्लाई करना है ये मेथड को। क्लियर है क्या? चलो फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 11 यहाँ पे +1 कर दो तो 12 आ जाएगा, 12 का L होगा। 26 है, 26 में +1 करोगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 26 के बाद A आएगा, A मतलब 1, तो उसके बाद ये हो जाएगा A। फिर 24 है, 24 में +1 करो, 25 आ गया, ये Y हो गया। D में जो है यहाँ पे भी +1 करो तो 5, 5 का कोड क्या होता है, E हो जाएगा। Q है, Q का यहाँ पे +1 करोगे तो 18, 18 का R, तो देखो वही आंसर आया, प्लेयर ही आया, तो C ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर है क्या? चलो अब थोड़ा सा अब प्रैक्टिस करो, तो इसको बताओ, इस क्वेश्चंस को बताओ तो, जो कि पूरा FCAT लेवल का क्वेश्चन है ये। बाकी प्रैक्टिस तो कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बताए हूँ और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में और क्वेश्चन आएगा, उस हर एक क्वेश्चन को जो है टैकल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये जो पहला वाले वर्ड है वो सेकेंड के साथ रिलेट करता है, सेकेंड वाले वर्ड जो है थर्ड के साथ रिलेट कर रहे हैं, और ये जो फिफ्थ वाले हैं, फिफ्थ आ गया ना, अच्छा हाँ फिफ्थ आएगा। अब ये जो फिफ्थ वाले वर्ड हैं वो किससे रिलेट करेगा, ये बस वही क्वेश्चन में बोले गए हैं और कुछ नहीं है। इसमें बताओ जल्दी, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। क्लियर को इस तरीके से कोट किए हैं, माइट को भी कोट किए हैं, तो ट्रक को कैसे कोट करोगी बताओ तो। देखो यहाँ पे सिंपल सा जो लॉजिक लगाए हैं, पहले क्या बताया हूं, हमें कितना भी वर्ड दिए रहे हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब होना चाहिए कि पहला वाला जो 2 लेटर है वो 2 लेटर कैसा कोड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है CLEAR, CLEAR ऐसा लिखा हुआ है, इसके नीचे ये वाले वर्ड को लिखो ENGC और ये हो गया T।
सिंपल सा कोडिंग करो। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्लो पैटर्न में चल रहा हूँ, बाकी कैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे मैं बताऊंगा उसको। ये कोड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 12 है और ये 5 1 और ये हो गया 18, ये हो जाएगा 5 14 7 3 और ये हो जाएगा 20। अब ये इतना फास्ट मैं लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब लोग भी फास्ट इसी तरीके से लिखो, ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। और कुछ मैं तो ट्रिक के फॉर्म में भी बता चुका हूँ कि कैसे इसको याद रखना है। सिंपल सा लॉजिक ये लगाओ कि ये ऊपर से नीचे आओ, 3 से यहाँ पे 5 आ रहे हैं, 3 से 5 मतलब ये +2 हो रहा है क्या, देखो तो 3 से 5 मतलब +2। सेम जो है 12 से 14 आ रहे हैं, यहाँ पे भी +2 हुआ है, देख लो। 5 से 7 आ रहे हो, 5 6 से 7 +2 का गैप हुआ है, यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। ए से 3 आ रहे हो, यहाँ पे भी +2 हुआ है और यहाँ पे भी जो है बिल्कुल +2 हुआ है। अब समझना काम की बात, ये जो यहाँ पे पैटर्न बन रहे हैं ना +2 ये कई तरीके पैटर्न बनता है। थोड़ा सा इसको मैं पॉज ले रहा हूँ, है ना, यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो जो पैटर्न बनता है वो कई तरीके के पैटर्न बनते हैं। जैसे कि देखो ये +1 हो गया, -1 +1 -1, इस तरीके से पैटर्न बनते हैं। कुछ पैटर्न ऐसे बनते हैं जो कि +2 -2 +2 -2 इस तरीके से जो है पैटर्न को फॉर्म करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली 1 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, है ना, +4 हो गए, ये पैटर्न को फॉर्म करते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि नॉर्मली 2 हो गया, 2 के बाद 4 आ गए, 4 के बाद जो है 6 आ गया, ये पैटर्न को फॉर्म करते हैं। इसके बाद जो है 5th लेटर में अगर देखोगे तो 1 × 2 हो गया, 2 × 3 हो गया, 3 × 4 हो गया, ये पैटर्न फॉर्म होता है। और अगर मैं बताऊं तो जैसे कि +1 हो गया, है ना, -1 हो गए, जो कि इसको बता चुका हूँ, +1 हो गया, उसके बाद -2 हो गया, उसके बाद +3 हो गया, उसके बाद जो है -4 हो गया। समझ पा रहे हो? तो प्लस माइनस के बेस में भी जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी याद रखना है। और अगला मैं बताऊं तो और कई तरीके होते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये पैटर्न तो समझ चुके हैं क्या? हाँ, तो इसके बेस में भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक होता है +1 -2, ठीक है, उसी के साथ आ जाएगा +3 -3, इस तरीके से जो है इसके बेस में भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बनता है जैसे कि 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया। जो प्राइम नंबर होते हैं ना, तो प्राइम नंबर के बेस में भी जो है क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखना है। फिर एक और टाइप बनता है 2 का स्क्वायर हो गया, उसके साथ आ गया 2 का क्यूब हो गया, उसके बाद जो है 2 का जो है 4th हो गया। ये जो है लेटर आगे बढ़ते हुए जाते हैं, समझ पा रहे हो? फिर और कुछ क्वेश्चन अगर फ्रेम किया जाए तो जैसे कि 2 का स्क्वायर है, उसके बाद 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, तो ये भी एक लॉजिकल पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। समझ आ रहे? तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू जो है पूरा लेटर्स फॉर्म होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है वो पूरा +2 को ही यहाँ पे रिपीट किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को समझ आ रहे हैं, क्या समझ आ रहे हैं, कि जो पहला वाले क्वेश्चन है, जो 2 लेटर को मैं यहाँ पे पिकअप किया हूँ, दोनों लेटर को सॉल्व करने के बाद मेरे को इतना तो कंफर्म हो गया, मैं श्योरिटी भी हो गया हूँ कि जो कोड बनेगा वो पूरा +2 का कोड बन रहा है। जब मैं पूरा श्योरिटी हो जाऊं, पूरा मैं जो है कंफर्म हो जाऊं कि यही क्वेश्चन, यही लॉजिक बनेगा, तो ये जो सेकंड वाला दिए गए हैं इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको सॉल्व करने के बाद, पहले वाले को अगर सॉल्व करने के बाद लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है या फिर आंसर गलत आ सकता है, तब इसको सॉल्व करना। लेकिन मोस्टली केसेस में यही देखने को मिलता है कि पहले को सॉल्व करोगे तो श्योरिटी हो जाता है, लेकिन अगर श्योरिटी ना हो पाओ तब इसको सॉल्व करना। और एग्जाम हॉल के लिए अगर इसको सॉल्व कर रहे हो मतलब पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ध्यान रखना। ये जो सेकेंड वाले को अगर सॉल्व कर रहे हो तो पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना बात है कि कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज़न होने के लिए वेरीफाई करना होता है, वेरीफाई करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि मैं तो यहाँ पे श्योरिटी हूँ, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व ही कर लेते हैं कि क्या एक्चुअल में यही पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो ये लिखा हुआ है MIGHT, बाकी एग्जाम हॉल में सॉल्व मत करना, इसको सीधा इसके लिए निकालना। इसके बाद ये O हो गया, K हो गया, I J हो गया, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है। कोड कर लेते हैं 13 9 7 8 और ये हो गया 20, ये 15 11 9 10 और ये हो गया 22।
नॉर्मली देखो 13 से 15 +2 हो रहा है, 9 से 11 +2 हो रहा है, 7 से 9 +2 है, 8 से 10 +2 है, 20 से 22 +2 है। समझ आ रहा है? मतलब ये दोनों तो सेम ही हो गया। तो इसको सॉल्व करना है, सेकेंड को सॉल्व कर रहे हो, मतलब वेरीफाई करने के लिए सॉल्व कर रहे हो। तो नॉर्मली जो ट्रक पूछे गए हैं उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो ट्रक के लिए निकालते हैं और इससे आंसर आ जाएगा। देखो TRUC और ये हो गया K, T का 20, R का 18, उसके बाद जो है ये 21 हो जाएगा, 3 और ये 11। सबसे पहले क्या कोड किए हुए हो? +2, तो यहाँ पे +2 करो, +2 करोगे तो आ जाएगा 22, 22 मतलब ये हो गया V। अब यहाँ तक सॉल्व कर चुके हो, है ना, तो 22 आ गया। उसके बाद अगला देखो 18 है, 18 में +2 करो, ये कितना आ जाएगा? 20, 20 का कोड क्या होता है? T होता है। 21 है, यहाँ पे भी +2 करो तो ये हो जाएगा 23, मतलब W हो गया। 3 में +2 कर दो तो ये 5 हो जाएगा, 5 मतलब E हो गया। 11 है, इसमें +2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13 मतलब M, VTWEM। देखो तो VTWEM, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया क्या? क्लियर है? इजी लग रहा है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बताओ, इसको बताओ तो कौन से लॉजिक को ये फ्रेम कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं? ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो लिखा वही है कि पहला सेकंड से रिलेट कर रहे हैं, है ना, सेकंड जो है थर्ड से रिलेट करेगा, थर्ड जो है फोर्थ से रिलेट करेगा, वही फर्स्ट सेकंड, थर्ड जो है फोर्थ, और ये बताओ कि फिफ्थ जो है किससे रिलेट करेगा। बस ये है। दो वर्ड पहले लो, जैसे कि यहाँ पे E और X और ये A लिखा हुआ है और उसके नीचे H S और ये हो गया H। सीधी इस बात, इसमें नंबर कर दो, नंबर करोगे 5 हो गया, 24 और ये हो गया 1, ये H का 8, 19 और ये हो गया 8। 5 का H मतलब 5 का 8 जा रहे हो, 5 का 8 जा रहे हो मतलब क्लियरली यहाँ पे +3 हो रहा है, हो रहा है। 24 का यहाँ पे 19 आ रहे हो, क्लियरली यहाँ पे जो है -5 हो रहा है, हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 24 से 19 ना मतलब -5 हो रहा है ना। इसके बाद 1 से 8 जा रहे हो, 1 से 8 जा रहे हो मतलब +7 जा रहे हो। तीनों जो नंबर यहाँ पे कोड किए गए हैं, पूरा नंबर क्या है? ये पूरा प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 हो गया, फिर 5 आए, फिर 7 आए, तो मैं यहाँ से मैं पूरा जो है श्योरिटी हूँ, 100% मैं जो है श्योर हूँ कि ये वाला क्वेश्चंस का जो कोड होगा वो यही नंबर से ही कोड किए जाएंगे। तो मैं ये जो सेकंड दिया हुआ है इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सीधा मैं इसको सॉल्व करूंगा। KN और ये हो गया O, K का 11, 14 और ये हो गया 15। पहला नंबर किस में कोड हुआ है? +3 में कोड हुआ है। 11 का +3 कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 14, 14 का मतलब ये हो जाएगा N। सेकेंड नंबर देखो यहाँ पे -5 है, 14 में -5 करोगे तो आ जाएगा 9, 9 का कोड कितना होता है? I होता है, ठीक है। इसके बाद 15 है, अब ये 15 में जो है +7 करना पड़ेगा, +7 करोगे 15 में तो कितना आएगा? 22, 22 का कोड क्या होता है? V होता है। NIV देखो तो NIV, डी ऑप्शन करेक्ट है, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ तो इसको, देखो SEA, उसके बाद R लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, उसके बाद H लिखा हुआ है, इसके नीचे में SE है, SRAH और ये हो गया C। सबसे पहले क्या काम करना है? कोडिंग करना है। ये हो गया 19, ये हो गया 5, 1, 18, ये हो गया 3 और ये हो गया 8। इसके बाद यहाँ पे आएगा 5, 19, 18, 1, 8 और ये हो गया 3। अब यहाँ पे जो है मेरे को कोड करके बताओ कि किस तरीके से यहाँ पे कोड हो रहा है। जैसे कि 19 से 5 आ रहे हो, 19 से 5 आ रहे हो, उसके बाद जो है 5 से 19 आ रहे हो, बिल्कुल सही है। बताओ तो इसमें कितना का गैप हो रहा है? 14 का। सही है, ये 14 का गैप हो रहा है, बिल्कुल सही। देखो 19 से अगर मैं 5 में आ रहा हूं, यहाँ पे -14 हो रहा है। ई से जो है मैं यहाँ पे एस जा रहा हूँ, मतलब 5 से यहाँ पे 14, यहाँ पे +14 हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे
1 से मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, 18 आ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे +17 हो रहा है। 18 से मैं यहाँ पे 1 आ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे -17 हो रहा है। क्लियर है, बिल्कुल सही। अच्छा यहाँ पे देखो 1 को क्यों छोड़ना है, इसको नॉर्मली क्या करते हैं कि इसको 18 ही करते हैं। चलो 18। अब ये 3 से 8 आ रहे हो, 3 से 8 आ रहे हो, मतलब यहाँ पे 5 हो रहा है, 5 हो रहा है। 3 से 8 जा रहे हो, मतलब यहाँ पे देखोगे तो +5 हुआ है, और 8 से यहाँ पे 3 आ रहे हो, मतलब -5 हो रहे हैं। क्लियरली यहाँ पे एक चीज समझ आ रहे हैं कि 3 से हम लोग 8 आ रहे हैं, 3 से 8 आ रहे हैं, तो एक नंबर तो छूट रहा है ना। 3 से 8 आ रहे हो, मतलब 3 हो गया, उसके बाद 4 5 6 7 और 8 हो रहा है, तो यहाँ पे 5 आ रहे हैं, एक नंबर तो यहाँ पे छूट रहा है, तो इसको भी 17 करो ना, फिर 18 क्यों करना, इसको 17 करते हैं। चलो ये यहाँ पे कोड बन रहा है, एक क्लियरली कोड दिख रहा है कि पहले -14 +14 +17 -17 +5 -5 ये हुआ है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये आंसर ऐसा तो नहीं आना चाहिए, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। अगर ये जो है वेरीफाई करना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, है ना। और ये पूरे को सॉल्व नहीं करने वाला मैं, ठीक है, पूरे को सॉल्व करने की और जरूरत भी नहीं है, और पूरे को भी सॉल्व मत करना। देखो ये है DESIG और ये N लिखा हुआ है, उसके बाद ये लिखा हुआ है ED और क्या है I, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये है कितना 4 और ये है देखो 5, मतलब यहाँ पे 1 से 5 हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हुआ है -14, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया पूरा, ये तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा गलत हो गया। मतलब ये लॉजिक जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई लॉजिक यहाँ पे काम नहीं आएगा। और मैं चाह रहा था कि इस लॉजिक को मैं इसी के थ्रू बताऊं, क्योंकि अदर जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये पूरा क्वेश्चन वही मेथड से, और मैं जानबूझ के जो है इस मेथड को यहाँ पे सॉल्व किया हूँ। ध्यान अब रखना, एक चीज आप ध्यान रखो, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि केवल ऊपर नीचे बस सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान में रखो। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा नॉर्मली जो ऊपर नीचे ऐसे सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली फ्लक्चुएट होते हैं, वर्ड को यहाँ पे फ्लक्चुएट किए जाते हैं। जैसे इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये SEA, उसके साथ R लिखा हुआ है, फिर C और ये H है, इसके बाद ये E लिखा हुआ है, SRAH और ये C लिखा हुआ है। अब इसको जब कोड करोगे तो ये 19 है, ये 5 हो गया 1, और ये 18 3 और ये 8 हो गया, इसके बाद ये 5 हो गया 19 18 1 H और ये हो गया 3। अब यहाँ से क्लियरली एक कोड दिख रहे हैं, क्या कोड दिख रहे हैं, इवन एक कोड को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ता। H को यहाँ पे लिखे, S को यहाँ पे लिखे हैं, E को यहाँ पे लिखे हुए हैं, A को इधर लिखे हैं, R को इधर लिखे हैं, C को इधर लिखे हैं, H को इधर लिखे हुए हैं। तो इसमें जो ये कोड लिखा हुआ है ना, इस कोड को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, और कोड लिखना नहीं है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका समझना। 2 तरीका मैं बता रहा हूं जिसमें कोड लिखने की जरूरत नहीं होता। कौन कौन सा पहला तरीका है, पहला तरीका ये है कि ये लेटर को देखो और ये वाले लेटर को देखो, अगर वर्ड जो है बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं, सिमिलरिटी दिख रहा है दोनों जो है, जैसे कि यहाँ पे S है तो यहाँ पे भी S है, यहाँ पे E है तो यहाँ पे भी E लिखा हुआ है, R है तो यहाँ पे भी R है, मतलब अगर लेटर जो है बिल्कुल अगर सेम लग रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, तो पहले ये मेथड ट्राई करना, बिना कोड वाले कि शायद नंबर को इधर उधर अल्टरनेट किए होंगे। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड ये देखना कि जितना ज़्यादा बड़ा वर्ड होगा उसमें जो है कोड करने की जरूरत नहीं पड़ते। जैसे कि सर्च लिखा हुआ थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, तो बड़े वर्ड में क्या करते हैं कि नॉर्मली एग्जामिनर ऐसे सेट करते हैं कि वर्ड को अल्टरनेट बस कर देते हैं, ठीक है, इधर से उधर बस वर्ड को करते हैं जिसमें से कोई लॉजिक नहीं लगता। तो 2 ही मेथड है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। पहला मेथड समझ आ गया, जिसमें से नंबर जो लिखा हुआ है अल्फाबेट, उस अल्फाबेट को देखो कि क्या दोनों सेम टाइप दिख रहे हैं क्या, या फिर वर्ड जो है बिल्कुल सिमिलरिटी है क्या। अगर वर्ड सिमिलरिटी है तो ये मेथड लगाओ, और दूसरा बार ये देख लेना कि अगर ये वर्ड लंबा वर्ड थोड़ा है, जैसे ये लंबा वर्ड है तब भी ये वाले केस लगाओ, ये ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये जो वर्ड को इसी तरीके से जो है सॉल्व किए हैं। नॉर्मली जो लेआउट है तो इसको सॉल्व करो, LAYOUT, ठीक है, L को इधर लिखो, A को इधर लाओ,
तो ये ए हो गया और ये यहाँ पे एल हो गया, ए और एल, ए और एल, डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा, जैसे ही ऑप्शन आए तो ऑप्शन आने के बाद सीधा इलिमिनेशन टेक्निक की तरफ भागना, ऑप्शन आते ही इलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताओ तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे मेरे को नंबर थोड़ा सा सिमिलर सिमिलर दिख रहे हैं। सिमिलर है क्या, जैसे यहाँ पे देखो मदर लिखा हुआ है MOTHER, उसके नीचे लिखा हुआ है OMH, उसके बाद TRE। नंबर मेरे को बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं। देखो तो O को इधर लिखे हैं, M को यहाँ पे लिख दिए हैं, T को इधर लिखे हैं, H को यहाँ पे लिखे हैं, R को इधर लिखे हैं, E को इधर ट्रांसफर किए हैं। सेम ही लॉजिक है, मेरे को कोड पता चल गया। तो ये जो लिखा हुआ है ना इसको सॉल्व मत करना, सीधा ही इस सिबलिंग्स को सॉल्व करो। SI, अब देखो ये पूरे को लिखने की भी जरूरत नहीं है, पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 वर्ड पहले लो, I यहाँ पे आएगा, S इधर आएगा, तो I ये आ गया, उसके बाद ये S आ गया। ऑप्शन स्टार्ट हुआ होगा I और S से, I और S। बताओ बी ऑप्शन सही लग रहा है, बिल्कुल सही है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। अगला क्वेश्चन, इसको बताओ। बाकी जो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के होंगे उसको होमवर्क करना है, अपने से कवर करोगे। इसको बताओ तो अब अपने लेवल में एक बार। तो देखो ये वाला जो वर्ड है इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाओ, है ना। पहले बात ZC, इसके बाद D, इसके बाद ये XA और ये B। देख लो कि कहीं ये सिमिलर वर्ड थोड़ा ना लिखा हुआ है, देखो सब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट है तो सीधी सी बात इसमें कोड कर दो, कोड करोगे तो आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, ये हो गया 24 और ये 1 और ये हो गया 2। इसमें कैसे कोड करोगे, अगर देखो मैं 26 से 24 आ रहा हूँ, 26 से जो है 24 आ रहा हूँ, मतलब -2 हो रहे हैं। 3 से अगर मैं 1 आ रहा हूँ यहाँ पे भी -2 हुआ है। 4 से अगर मैं 2 आ रहा हूँ तो यहाँ पे भी -2 हुआ है। मतलब ये कोड तो पूरा माइनस माइनस का चल रहा है। इसको हटा दो, चलो इसको डिलीट कर दें। अब आओ इसमें RNT, RNT में R का कोड कितना होता है, 18 होता है। एग्जाम वाला सिचुएशन बता रहा हूँ, बाकी को कोड मत करो, पहले इसको कोड करो। R है, R में सबसे पहले क्या कोड करना है, -2 कोड करना है। R में जो है -2 कर दो, 16 आ गया, 16 मतलब P आ गया। ए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। N को 14 कोड करते हैं। सेकेंड में यहाँ पे भी -2 करो, तो -2 करोगे तो आ जाएगा 12, 12 मतलब L, P के बाद L आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आगे सॉल्व मत करना, है ना, हमें वहाँ पे PhD नहीं करना है, नहीं आंसर राइटिंग करना है। ऑप्शन आ गया, आगे बढ़ो। चलो बताओ इसको। अब ये वाला सिनेरियो देखो, यहाँ पे PAIN दिख रहा है और यहाँ पे APNI दिख रहा है। देख लो, समझ आ रहा है क्वेश्चन, PAIN और यहाँ पे APNI दिख रहे हैं क्लियरली, मतलब ये बस इधर उधर इस टाइप के वाले ही सिनेरियो होंगे, अपने से करना इसको, और वही वाले हैं, ठीक है। चलो इसको बताओ, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बल्कि इसको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, उतना ध्यान नहीं देना इसमें। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन हार्डेक एंड, इससे द सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा रेशियल और ये वाले वर्ड से, तो वही लॉजिक जो है हमें इस निम्बल में लगाना है। ये बस स्टेटमेंट में दिया हुआ है, सॉल्व तो सिंपल सा है, सॉल्व सिंपल सा है। ये वाले वर्ड को देखो, HAHARKED ये दिया हुआ है। सेम इसके नीचे लिखो RAH, उसके साथ लिखा हुआ है DEK, ये लिखा हुआ है। अब ये देख लो कि क्या ये दोनों वर्ड जो हैं पूरा सिमिलर टाइप नहीं दिख रहे हैं क्या, देखो तो बिल्कुल सिमिलर टाइप दिख रहे हैं। कैसे, R को यहाँ पे लिखे हुए हैं, H को यहाँ पे लाए हैं, A को इधर लिखे हैं, ठीक है। सेम केस में K को यहाँ पे लिखे हैं, D को इस साइड लिखे हुए हैं और E को यहाँ पे ट्रांसफर किए हैं। लॉजिक समझ आ रहा है। अब ये जो बाकी लिखा हुआ है ना रेशियल और ये वाला, इसको मत सॉल्व करो, सीधा जो निम्बल है निम्बल में आओ, NIMBLE, यही लॉजिक लगाओ। ये इधर आएगा, N इधर और ये वाला, ठीक है। सेम ये वाला इधर, इस तरीके से
m को इधर लिखो, i यहाँ पे आएगा, n जो है यहाँ पे आ गया, e जो है यहाँ पे लिखो, e यहाँ पे आ गया, l एज इट इज और b यहाँ पे आ गया। ये जो आंसर आया ना एक करेक्ट है, MINELB, MINELB, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को होमवर्क करना, ठीक है, अपने लेवल में एक बार इसको ट्राई करना। इसको बताओ तो, टीचर लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से कोड किए हैं, स्टूडेंट को ऐसा कोड किए हैं, तो क्लासेस को किस तरीके से कोड कर सकते हैं बताओ। सिंपल सा देखो, TEA उसके साथ CHER लिखा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे में यहाँ पे BFUDSFI ये कोड किए हैं। अब पहले ये देख लो कि लंबा वर्ड है, लंबा अल्फ़ाबेट यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरा दोनों साइड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, ऊपर में भी अलग अलग वर्ड है, नीचे में भी अलग वर्ड लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे, सीधा से एक बार कोड करके देख लेते हैं, शायद वहीं से पता चल जाए। ये 20 है, ये 5 हो जाएगा, 1 3 8 5 और ये 18 हो गया, 2 हो गया, 6 है, 21 4 19 6 हो गया, 6 के साथ ये 9 हो गया, ठीक है, ये तो कोड कर लिए। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 20 से 2 आ रहा हूँ मतलब ये -18 हो रहा है, 5 से मैं 6 आ रहा हूँ मतलब ये जो है कितना हो गया, +1 हो रहा है। नहीं, ये कोड नहीं बनेगा। क्यों कोड नहीं बनेगा, क्लियरली समझ आ रहा है कि कहाँ -18 हो रहा है, कहाँ प्लस यहाँ पे 1 आ रहा है, ऐसा कोड नहीं बनता। ये लॉजिक कहाँ बन रहा है, ठीक से लॉजिक नहीं बन रहा है, तो दूसरा लॉजिक लगाते हैं। देखो यहाँ पे 20 लिखा हुआ, यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, देखो तो 20 और 21 मतलब यहाँ पे +1 हुआ है। ये वाला देखो, 1 से 2 आ रहे हो, यहाँ पे भी +1 हुआ है, और E से F आ रहे हो, यहाँ पे भी +1 हुआ है, मतलब बल्कि अल्टरनेट किए हुए हैं, लेकिन सब +1 में हुआ है। सेम लॉजिक यहाँ पे देख लो कि ये जो C और D है यहाँ पे +1 हुआ है, बिल्कुल सही है। H और I, R और S और E और F यहाँ पे भी पूरा +1 हुआ है, मतलब लॉजिक यहाँ पे लगेगा। लॉजिक जो लग रहे हैं वो ये वाले कैटेगरी में लॉजिक लग रहे हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अब मेरे को समझ आ गया, हमें समझ आ गया कि +1 यही तरीके से होगा। इसको मत करो, सीधा क्लासेस के लिए निकालो। क्लासेस में ये हो जाएगा CLASSE और ये हो गया S। पहला लॉजिक क्या है, 3 लिखो, 12 1 19 19 और ये 5 और ये हो गया 19। सीधी सी बात है, ये यहाँ पे आएगा, इधर आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा और पूरा +1 होगा। 1 का यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस हुआ है तो 1 का 2 मतलब ये आ गया B। देखो तो D ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन में आओ, आंसर जैसे ही मिलते जा रहे हैं ऑप्शन में टिक लगाओ। 12 है, 12 में +1 करोगे 13, 13 मतलब M, B के बाद M आएगा। अच्छा, सभी में M लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है। इसके बाद 3 है तो 3 को 4 कर दो, 4 मतलब D, BMD, BMD सभी में लिखा हुआ है। चलो आगे सॉल्व करो। आगे सॉल्व करोगे तो ये S है, S में जो है +1 कर दो, मतलब 19 का 20 हो जाएगा, मतलब T, D के बाद T आएगा। देखो तो D के बाद T, A ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गए। अब 2 ऑप्शन बच गया, B ऑप्शन और C ऑप्शन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, अब ये 19 है तो 19 यहाँ पे आएगा ना, ये कोड के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। अब ये जो है 20 आ जाएगा, मतलब T आएगा, ठीक है, T आ गया। ये जो है 5 है, इसमें +1 करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 आएगा मतलब क्या आ जाएगा, ये 6 मतलब F आ जाएगा। तो क्लियरली जो B ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है क्या, समझ आया क्या? चलो ठीक है, बाकी ये 9 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। अदर पार्ट हो गया जैसे कि 10 क्वेश्चन हो गया, 11 प्लस इसके बाद जो है मिक्स टाइप का भी है क्या, नहीं, मिक्स टाइप के कल के ही क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा एनालॉजी जो है कल के क्लास में फिनिश भी हो जाएगा। तो आई होप ये पूरा क्लास इंजॉय किए होंगे, है ना, पूरा एनर्जी के साथ। अभी भी एनर्जी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगला क्लास भी तो है। तो ये क्लास को यहीं तक कवर करेंगे। बाकी जो 10th क्लास है इसको जो है नेक्स्ट में कवर करेंगे। 10th नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बाकी कुछ और टाइप्स बच गए उसको भी कवर करते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।